Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss mineral nutrition part 2. ठीक है, तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. यस, सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी पहले तो ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से मिनरल्स या एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं, कौन से माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे, कौन से मैक्रो की कैटेगरी में आएंगे और कौन से इसेंशियल की कैटेगरी में आएंगे, राइट. उनकी किस किस फंक्शन में उनका इम्पोर्टेंट रोल है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि भाई अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो हमने देखा कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो नेक्रोसिस हो जाती है ना. अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो नेक्रोसिस हो जाएगी और क्लोरोसिस हो जाएगी. इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा या नेक्रोसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाती है अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है. तो ये लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. इसके आगे अब हमें ये डिस्कस करना है कि डायग्नोसिस एंड सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि क्या किस पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी से कौन सी बीमारी हुई है या मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं. ठीक है, ये हमें यहाँ पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स में डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स. अगर किसी एलिमेंट की कमी है तो वो बहुत सारे सिम्टम्स शो कर सकता है. सेम सिम्टम कैन बी कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब अगर एक अलग अलग एलिमेंट्स भी हैं तब भी वही सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक या एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक पाथवे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं. तो चाहे अगर हम कहें कि मैग्नीशियम की कमी है या हम कहें कि आयरन की कमी है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो दोनों की कमी से ही क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा. अब उसमें इसकी कमी है या इसकी कमी हम कैसे निकालें, है ना. तो यही यहाँ पे बताया गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज एनी, इट मे बी मैग्नीशियम, इट मे बी आयरन, कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स. सेम सिम्टम्स यहाँ पर बताया गया है, सेम सिम्टम्स कैन बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. यानी कि अगर मैग्नीशियम की भी कमी है या आयरन की कमी है तो भी दोनों की वजह से हमें क्लोरोसिस वाला सिम्टम्स दिखाई दे जाएगा. यानी कि हमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है, येलोइंगनेस प्लांट्स की और लीफ की हमें दिखाई दे जाएगी. हालांकि हम उस टाइम ये नहीं बता पाएंगे कि मैग्नीशियम की कमी से हो रहा है या आयरन की कमी से हो रहा है. यू गॉट माई पॉइंट. मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है. तो एक या एक से अधिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी से भी एक ही तरीके का सिम्टम में प्रॉब्लम दिख सकती है, या फिर किसी एक एलिमेंट की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स हमको दिखाई दे सकते हैं. ठीक है, ओके. डायग्नोसिस रिक्वायर स्टडीइंग ऑल सिम्टम एंड कंपेयरिंग देम विद स्टैंडर्ड टेबल. यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर बीमारी को अगर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा बीमार है या उसकी पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हमें उनके सारे सिम्टम्स को डायग्नोज करना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड टेबल में जाकर उसको देखना पड़ेगा. क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेम सिम्टम एक या एक से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट की वजह से भी हो सकते हैं या किसी एक एलिमेंट की वजह से मल्टीपल सिम्टम भी आ सकते हैं डेफिशिएंसी वाले. तो उनको देखने के लिए सारी को स्टडी करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ इजी जॉब. इसको पूरा आसानी से, जब तक किसी को पूरी नॉलेज ना हो तब तक वो कर भी नहीं पाएगा. सो डिफरेंट प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम एलिमेंट डेफिशिएंसी. ये भी होता है कि अलग अलग जो प्लांट हैं वो अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं. वही कोई एक प्लांट ऐसा नहीं है कि अगर मैग्नीशियम की कमी किसी दाल में है, पल्सेस में है, वो या फिर कोई मतलब जो दालें ना हो, ठीक है, जैसे कि वीट वगैरह है, राइस है, उसमें सेम सिम्टम्स दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है. सो डिफरेंट प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम एलिमेंट डेफिशिएंसी. यहाँ पर आपको ये बताया गया है. सो to understand these symptoms is crucial for agriculture and horticulture. So टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या होता है. आपको पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है
माइक्रो जो टर्म है वो अपने आप में बता रहा है कि हमें जो है ट्रेस एलिमेंट है और बहुत ही लो अमाउंट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जरूरत है। सो मॉडरेट डिक्रीज, अगर थोड़ा भी, पहले ही बहुत कम चाहिए लेकिन अगर उसमें भी थोड़ा भी डिक्रीज हो जाता है मॉडरेटली भी, देन इट ऑल्सो कैन कॉज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। मॉडरेट इंक्रीज कॉज टॉक्सिसिटी, अगर अब जितना उसको चाहिए उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा कम हो गया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी और थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ नैरो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन रेंज। इसके लिए अगर हम एक स्केल बनाएं कि भाई एक पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 8 है, 9 है एंड देन 10 है। कोई भी एलिमेंट को हम देख रहे हैं, हमने इतना डाला, भाई कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इतना डाला नहीं पड़ा, यहां डाला नहीं पड़ा। ठीक है, हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अभी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने देखा कि 4 पर ऑप्टिमम ग्रोथ आ गई, 5 पर भी ऑप्टिमम है, 6 पर भी ऑप्टिमम है। अब अगर हम 6 से ज्यादा थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है वो किसी भी उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी किसी एक प्लांट के लिए। थोड़ा सा भी हम कम कर रहे हैं तो डेफिशिएंसी हो रही है, थोड़ा से इस 6 से ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है, टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, नेक्रोसिस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया कि एक जो उसकी जो ऑप्टिमम रेंज होती है, सो देयर इज अ नैरो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन क्या है, अब यहाँ पर ये देखते हैं। तो टॉक्सिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टॉक्सिसिटी is defined as a mineral ion concentration. It is a mineral ion concentration that reduce tissue dry weight by about 10%. अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी है वो इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वो प्लांट में टॉक्सिसिटी आ गई है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका जो ड्राई वेट है, इस पर्टिकुलर प्लांट का ड्राई वेट अगर हम लेंगे तो उसका ड्राई वेट जितना होना चाहिए था उससे 10% से कम हो जाए। लाइक अगर 100 kg होगा तो वो हम कह सकते हैं जैसे 86 kg का हो जाए, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका 10% अबाउट वेट कम हो जाएगा, तो उसके ड्राई वेट का तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन है वो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी का काम कर रहा है, उसका हाई अमाउंट उसके लिए टॉक्सिसिटी का काम कर रहा है। ठीक है, सो क्रिटिकल टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड प्लांट्स। क्रिटिकल टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ वन एलिमेंट कैन इनहिबिट द अपटेक ऑफ एनदर। एक किसी एलिमेंट की प्रेजेंस अगर ज्यादा है उस पर्टिकुलर सॉइल में, या हमने दे दी एज अ फर्टिलाइजर, किसी कोई एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट ज्यादा हो गया, तो वो क्या कर रहा है, अदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है या उनकी फंक्शनैलिटी को रोक रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं ही इतना ज्यादा हूं, मैं ही ये तुम्हारे वाला काम कर देता हूं, अगर वो कर पाएगा तो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ वन एलिमेंट कैन इनहिबिट, ये इनहिबिट कर देता है किसको, अपटेक ऑफ एनदर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिसिटी। ये देखिए, इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं मैग्नीज टॉक्सिसिटी के बारे में। ठीक है, ये एक हेल्दी लीव्स हैं, ठीक है, इस पिक्चर में, और ये जो है इस पर्टिकुलर ये जो प्लांट की लीफ हमने उठाई है वो मैग्नीज टॉक्सिसिटी से उठाई है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, सो मैग्नीज टॉक्सिसिटी शो ब्राउन स्पॉट्स विद क्लोरोटिक वेन्स।
वेन्स के आसपास जो है क्लोरोसिस शुरू हो रही है और ब्राउन स्पॉट्स छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं। तो मैग्नीज किससे कॉम्पीट कर रहा है? मैग्नीज यहाँ पर कॉम्पीट कर रहा है आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड एंजाइम बाइंडिंग। मतलब मैग्नीज जो है, अगर इसकी हमने बहुत किसी प्लांट में, किसी सॉइल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो ये उसी सॉइल में प्रेजेंट मैग्नीशियम या उस प्लांट में प्रेजेंट मैग्नीशियम और आयरन के साथ कॉम्पीट कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई तुम जिस एंजाइम पर एक्टिवेशन करते हो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम क्लोरोफिल के साथ काम करते हो या कहीं बाइंडिंग होनी है वहां काम करते हो, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम या आयरन को वो एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा या उसको फंक्शन नहीं करने दे रहा, खुद ही फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इनका यूज नहीं कर पा रहा है वो प्लांट, क्योंकि इसकी ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। वही यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो मैग्नीज है इट कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड एंजाइम बाइंडिंग। समझ में आ गई बात आपको? एंड सिमिलरली इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इनटू द शूट एपेक्स, यानी कि ये कैल्शियम के साथ भी कॉम्पीट कर रहा है। भाई मैग्नीशियम और आयरन तो अलग अलग एंजाइम अपटेक में या एंजाइम बाइंडिंग में यूज हो रहा था, तो उसकी जगह वो मैग्नीज खुद जाके बाइंड हो रहा है। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या कर रहा है, ये कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन ही नहीं होने दे रहा। तो कैल्शियम नीचे सॉइल से जाके शूट एपेक्स तक जाए, ये नहीं जाने दे रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है उन तीनों ही अदर एलिमेंट्स को। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी है, या हम कह सकते हैं कि भाई इनको जब काम ही नहीं करने दे रहा है या इन तीनों को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा है, मैग्नीशियम को, आयरन को, कैल्शियम को, तो हम कह सकते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी के कारण ये सिम्टम आ रहे हैं। बात तो एक ही हो गई ना, ये अपनी अधिकता से या अपनी ओवर प्रेजेंस की वजह से बाकियों को यूज में नहीं आने दे रहा, तो इनकी डेफिशिएंसी हो रही है। दोनों बातों का मतलब एक हो गया। ठीक है, चलिए। सो एक्सेस मैग्नीशियम में इंड्यूस डेफिशिएंसी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या इंड्यूस कर देते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्यों? क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली भी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ अदर एलिमेंट, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, चलिए। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन के क्या मैकेनिज्म है वो देखते हैं। रिसर्च ऑन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म हैज बीन कंडक्टेड यूजिंग आइसोलेटेड सेल, टिश्यू और ऑर्गन। कैसे, कहाँ, सबसे पहले क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, किस जगह जाती है, फिर किस जगह जाती है, वो पूरी मैकेनिज्म अभी हम समझने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग फेजेस में होता है। ठीक है, इनिशियल जो रैपिड अपटेक होता है आयरन का, कितने फेजेस में होता है? 2 फेजेस में होता है। इनिशियल जो रैपिड अपटेक होता है आयरन का, वो फ्री फेज में होता है, यानी कि जो आउटर स्पेस होता है किसी शेल का, वहां पर आराम से आ जाता है। जो भी कंटेंट है वो बाहर के सॉइल से या वाटर से कंटेंट से आराम से आ जाता है। और जब उसमें कोई ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसको एनर्जी जब खर्च नहीं हो रही है तो इसे हम पैसिव बोलेंगे इस फेज को। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है एपोप्लास्ट के थ्रू। इसे क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट। ठीक है, सो स्लो। और अच्छा, दूसरा, जैसे कि यहां तक तो वो आ गया आउटर स्पेस तक, अब इसके अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है, तो सेल के अंदर जाने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसा होगा? रैपिड नहीं होगा, वो स्लो होगा, है ना। सो स्लो अपटेक ऑफ आयन इनटू द इनर स्पेस ऑफ सेल, अंदर जाने के लिए एनर्जी लगेगी, तो ये स्लो स्टेप होगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्प्लास्ट। कहां से होगा वो? सिम्प्लास्ट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे आईआईटी कानपुर में एडमिशन चाहिए, या मैंने कहा कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है। वाह, मुझे तो एम्स दिल्ली देखना है, तो चलो भाई फटाफट दिल्ली पहुंच जाते हैं। ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, कैब पकड़ी, दिल्ली आ गए। उसमें तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ, लेकिन उस कैंपस के अंदर एंट्री करने के लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, और वो जो पढ़ाई है वो मेरी एनर्जी है।
यानी कि जो सेलेक्ट होगा वही तो वहां जा सकता है। ऐसे हर कोई तो बस पकड़ के दिल्ली तो आ सकता है, एम्स के गेट तक तो आ सकता है, या आईआईटी कानपुर के गेट तक तो आ सकता है, लेकिन उस कैंपस के अंदर एज ए स्टूडेंट बनकर जाने के लिए, एनरोल होने के लिए, अगर आप एक कट ऑफ वैल्यू है वहां के अंदर नहीं आओगे तो कैसे आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे? समझ गए? तो बाहर तो फ्रीली, आप रोड तक तो फ्री आ सकते हो, रैपिडली आपने टैक्सी पकड़ी और दिल्ली आप आ गए फटाफट से। लेकिन उस कैंपस के अंदर जाना, उस कैंपस के अंदर एज अ स्टूडेंट जाना, वहां एनरोल होना, उसके लिए वो एक टफ प्रोसेस है, वहां कंपटीशन है, तो एक टफ प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है और इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो फ्री स्पेस पर आना या आउटर स्पेस पर रोड तक आने को हम क्या बोल रहे हैं? पैसिव प्रोसेस, और ये होता है थ्रू एपोप्लास्ट। और अंदर जाने को, यानी कि आउटर स्पेस से कैंपस के अंदर जाने को हम क्या बोल रहे हैं? स्लो प्रोसेस या एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी लगती है, और ये होता है सिम्प्लास्ट के थ्रू। ठीक है, सो दिस फेज रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, कौन सी? जो कि सिम्प्लास्ट के थ्रू हो रही है। इसके लिए एनर्जी चाहिए। भैया पढ़ेगा जो वही तो अंदर जा पाएगा, जो बाकियों को कंपटीशन में पीछे रखेगा वही तो अंदर जा पाएगा, तो ये एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए। सो आयन मूवमेंट एंड चैनल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो पैसिव मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट इनटू द एपोप्लास्ट अकर थ्रू वेरियस आयन चैनल्स, जिसे मैं रोड बोल रही हूँ, है ना, कि दिल्ली आए तो रोड के थ्रू आ गए, कनेक्टिविटी है। सो पैसिव मूवमेंट इनटू द एपोप्लास्ट अकर थ्रू आयन चैनल्स विच आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिंग एज अ सेलेक्टिव पोर्स। उस पोर्स के थ्रू आप आराम से आ सकते हो। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस, entry or exit of ions to and fro the symplast is an active process requiring metabolic energy। उस सेल के अंदर जाना, उस कैंपस के अंदर जाने जो है वो जाना एक एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, उसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो अंदर जाना वो होगा सिम्प्लास्ट के थ्रू, और वो एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होती है। आयन जो मूवमेंट है, जाना आना इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, उसे बोलते हैं फ्लक्स। अंदर जाने को क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स। और बाहर आने को क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स। दोनों का टर्म में आई और ई का फेयर है। ठीक है, अंदर जाने को बोलेंगे इनफ्लक्स एंड आउटर मेम्ब्रेन पर आने को बोलेंगे ई फ्लक्स। चलिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अब देखते हैं सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। जैसे कि ये एक प्लांट यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो वाटर को आराम से यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही हैं, और वो किस तरीके से इस सॉइल से इस लीफ तक जा रही हैं। और इस वाटर जा रहा है तो अदर जो सॉल्यूट कंटेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो भी जा रहे होंगे, है ना। उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सो मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम, ये तो हमें पता है ना। रूट से जो पानी लाना है, मिनरल्स लाने हैं, वो जाइलम काम करता है। और जो फूड है उसे बनाती हैं लीव्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू। और उस फूड का ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। सो मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी के साथ, जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसी के थ्रू जाते हैं ये। सो वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। देयर इज अ पुल नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल, उसके थ्रू ही वाटर जो है ऊपर चढ़ता है। जो जड़ से कहाँ जाएगा? स्टेम में जाएगा, देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाएगा। सो एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट। कैसे होगा कि भाई जाइलम के थ्रू जा रहा है? भाई आप इसमें कुछ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी एक को रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाल दो, और वो जहां जहां पानी जाएगा, मिनरल जाएगा, वहां वहां जाएगा। जब उसको आप बाद में उसका सेक्शन कट करके देखोगे तो आप देखोगे किसके थ्रू गया है, तो आपको पता चलेगा रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रही है, हमें जाइलम में मिल रही है, जो प्रूव करता है कि जाइलम के थ्रू ही ट्रांसलोकेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हुआ है। सो एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल्स एलिमेंट सपोर्टेड दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। जब हम मिनरल रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं किसी भी एक मिनरल के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया उसे होने देंगे, कुछ दिनों बाद उसका डायसेक्शन कट करके देखेंगे और देखेंगे किसके थ्रू गया है, तो हमें पता चल जाता है कि जाइलम के थ्रू ही ट्रांसलोकेशन हुआ है। अब सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ
इसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि जो सॉइल है ये बहुत पुराने टाइम से क्या था, अर्थ जब बन रही थी तो पत्थर जब आपस में टकराते थे, ब्रेक डाउन होता था, वेदरिंग होती थी, लाइटनिंग होती थी, उससे ही टकरा टकरा के क्या बना, रेता बना या फिर सॉइल बनी। तो वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स enrich the soil with dissolved ions or and inorganic salts referred to as mineral nutrition। तो इसीलिए सॉइल को क्या कहा जाता है, रिजर्वॉयर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, क्योंकि जब चट्टानें आपस में टकराएंगी उनसे आयंस निकलेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स निकलेंगे, वो सारे के सारे सॉइल में ही मिल जाने हैं, है ना। उन्हीं को हम मिनरल न्यूट्रिशन में कहते हैं कि ये सारे मिनरल इस सॉइल में प्रेजेंट है। इस क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो किसके टकराने से बने हुए हैं, डिफरेंट रूट्स के टकराने से बने हुए हैं। इसीलिए सॉइल को कहा जाता है कि इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ essential elements। essential minerals are crucial for crop yield। अभी तक लास्ट पार्ट 1 में भी हमने देखा कि हर एलिमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, किसी ना किसी पाथवे में वो यूजफुल हो रहा है ना। कभी फोटोसिंथेसिस में है, कभी रेस्पिरेशन में है, कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में है, किसी ना किसी पाथवे में है। इसलिए हमें इतना तो पता ही चल गया है कि जितने भी मिनरल्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं, वो किसी भी क्रॉप यील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, NPKs हो, या वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इस तरीके के हों। सो दीज आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट और क्रॉप। एंड बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट आर कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं एंड आर अप्लाइड बेस्ड ऑन प्लांट नीड। प्लांट की जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से छिड़काव करते हैं ना खेत में किसान लोग, छिड़काव। और हम लोग भी अपने घरों में जो प्लांटेशन करते हैं उनमें टाइम पर प्रूनिंग करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डालते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि टाइम पर हम ये उसमें ऐड करना चाहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ताकि उनकी कमी से प्लांट जो है वो अनहेल्दी ना दिखे, है ना। तो ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनका पार्ट होते हैं। चलिए फंक्शंस ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे। तो सॉइल का क्या फंक्शन है, सॉइल मिनरल सप्लाई करती है प्लांट को, सॉइल में मिनरल्स हैं अभी हमने जाना। और ये सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स तो होते ही हैं, इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फ्री बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो उनको भी ये रखती है और वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर करके प्लांट को दे रहे होते हैं और प्लांट की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। इसलिए सॉइल मिनरल्स देती है, सॉइल हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। सॉइल वाटर को भी होल्ड करती है, वाटर सप्लाई भी वहीं से होती है। और ये जो एयर है, रूट को एयर सप्लाई करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए भी एयर जो है सॉइल ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजिंग मैट्रिक्स फॉर द प्लांट, प्लांट को स्टेबलाइज तो करते ही है। पार्ट 1 के फर्स्ट सीरीज में हमने क्या देखा था, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वहां पर हमने कहा था कि जब हम सारे न्यूट्रिएंट वाटर में ही डाल दे रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई दे ही दे रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है सॉइल की। तो जरूरत क्या थी सॉइल की, स्टेबलाइज करना प्लांट को। वहां तो हमने एक होल में करके उसको स्टेबलाइज कर दिया था, तो जरूरत नहीं थी। लेकिन नॉर्मली जितने भी प्लांट्स होते हैं सॉइल में जो हम उगाते हैं, उन सभी को मिनरल प्रोवाइड करना, बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करना, वाटर को होल्ड करना, एयर को उसकी रूट तक पहुंचाना रेस्पिरेशन के लिए, और स्टेबलाइज करना उस पर्टिकुलर प्लांट को, ये सारे के सारे काम कौन करता है, सॉइल करती है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल के बारे में, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्यों है, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन कंपोनेंट है प्रोटीन का। और प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि प्रोटीन हमारे ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत ज्यादा काम प्रोटीन तो आती ही है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ज्यादातर हार्मोन जो हैं वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। कुछ वाइटामिन हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में भी अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन का यूज है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं उन सभी में नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल में किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा कि वो प्लांट ले सके, वो सारा का सारा हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है
जितने भी अमीनो एसिड्स की बात यहाँ पर दिखाई है उन सभी में नाइट्रोजन होती है। इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये रहा नाइट्रोजन। साइड चेन पर कुछ भी लग जाए लेकिन अमीनो ग्रुप NH2 वहां पर रहेगा ही रहेगा। एक तरफ NH2 होगा, दूसरी तरफ COOH रहेगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा। तो नाइट्रोजन रहेगा कहाँ कहाँ, जहां जहां अमीनो एसिड या अमीनो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड से जो जो चीजें बनेंगी वहां सभी जगह नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस है। चलिए, प्लांट माइक्रोब दोनों ही आपस में कंपटीशन करते हैं नाइट्रोजन के लिए। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है लेंगे सॉइल से ही, है ना। तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन गया वहां पर। सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है वो तो लिमिटिंग ही है ना। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन तो है पर उसको डायरेक्टली तो नहीं ले पाते, उसको फिक्स तो करना पड़ता है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सबसे पहले। हम आगे वाली स्लाइड में ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट एंड माइक्रोब compete फॉर लिमिटेड सॉइल नाइट्रोजन, मेकिंग इट अ लिमिटिंग नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम। ठीक है, क्योंकि उसकी एक पूरी साइकिल चलती है और उसके थ्रू ही वो एक प्लांट से एनिमल में जाती है। एनिमल जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके दोबारा से डेड होकर उसमें मिलता है, डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको फंगस एंड बैक्टीरिया, फिर से वो सॉइल में मिल जाता है, फिर अदर एनिमल उसको लेता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक से दूसरे में किस तरीके से नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है वो सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पिक्चर देखिए यहाँ बताया हुआ है। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये आपस में 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो कि कैसा होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 एटम ज्वाइंड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको कन्वर्ट करना होता है हमें अमोनिया में। सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहला स्टेप यही होता है नाइट्रोजन साइकिल में। क्या कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है किस फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, इसको NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कैसे होगा, ये होगा नेचुरली। कैसे होता है, नेचुरली होता है जब लाइटनिंग होती है या यूवी रेडिएशंस होते हैं, तो उस टाइम पर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड NO, NO2, N2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फर्दर वो जो नाइट्राइट या नाइट्रेट है वो जो है अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरली। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में तो भाई इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज में कंबशन वाला प्रोसेस चल रहा है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर लगती है ना लार्ज स्केल में कभी कभी, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वहां पर भी लाइटनिंग हो रही है, एक तरीके से पावर स्टेशंस में हो रही है, तो उसके थ्रू भी जो नेचुरल हमारी जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो नेचुरली भी होती है और ह्यूमन सोर्स के थ्रू भी होती है, और इसके थ्रू वो फिर आगे अपने स्टेप्स को फॉलो करती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ लिया। अगला जो स्टेप होता है वो होता है, उसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम डेड प्लांट और एनिमल इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या था, सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये रहा नाइट्रोजन, इसको फिक्स करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये रहा, यहां से ये वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, चाहे बैक्टीरिया के थ्रू हो या कैसे भी हो। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स हो गई। इसके बाद अमोनिफिकेशन में क्या होगा कि इसमें जैसे ये एनिमल है, ठीक है, या प्लांट है, कोई एनिमल है, एनिमल ने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, डिकम्पोज हो गया, मतलब डेड हो गया। फिर वहां पर जो सॉइल में प्रेजेंट बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, जो कि एरोबिक और एनएरोबिक मोड में उसमें प्रेजेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। फिर वो दोबारा से सॉइल में मिल गया, तो सॉइल में जब वो मिल गया उसके बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, किस पे कन्वर्ट करना, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, ऑर्गेनिक सोर्स से आएगी। वो ऑर्गेनिक सोर्स प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक सोर्स एनिमल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने को क्या बोल रहे हैं, अमोनिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए
सब अमोनिया री एंटर द एटमोस्फियर, मोस्ट कन्वर्ट बाय टू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया। कुछ अमोनिया जो होती है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ज्यादातर जो है वो पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन क्या हो रहा है? ये जो हमारा एनिमल है या जो हमारा प्लांट है, इसने डिकम्पोज किया, इसको डिकम्पोज करके इस अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, अमोनियम आयन में। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक ये जो अमोनिफिकेशन है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है, ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेंगे, से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये या तो दोबारा से प्लांट ले लेगा या ये फ्री होके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में फ्री होके दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाएंगे। सो ये साइकिल चलती रहती है। पहला स्टेप क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप था अमोनिफिकेशन। तीसरा स्टेप क्या था? हमारा नाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होगा, मैं यहां लिख देती हूं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। दूसरा हो गया अमोनिफिकेशन, तीसरा हो गया नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? ये अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर जो चौथा स्टेप है उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यहां पर होगा चौथा स्टेप, जिसमें कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर लाइटनिंग के थ्रू ये जो नाइट्रेट वगैरह हैं, ये डायरेक्टली फिर दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रिफिकेशन क्या है? 2 हमने पढ़ लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़ा हमने? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोला? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, जब वो डेड हुए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल। जब वो डेड हुए, उसके बाद जब वो डिफरेंट जितने भी एरोबिक या एनएरोबिक बैक्टीरिया या फंगस थे, उन्होंने उसको क्या किया? कन्वर्ट किया। ये इस साइकिल को दोबारा से देख लें आप। उसको जब कन्वर्ट किया अमोनिया में इनको, तो उसे बोला हमने अमोनिफिकेशन, है ना? उसको हमने क्या बोला? अमोनिफिकेशन। अमोनिया में कन्वर्ट किया किसने? डिफरेंट बैक्टीरियाज ने। अब अमोनिया जो प्रेजेंट है उसको जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, उन्होंने जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेदर इट इज नाइट्राइट और इट इज नाइट्रेट, इसको बोला हमने नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन हम किसे कह रहे हैं? अमोनिफिकेशन हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह सकते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, इसको हम बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन। ये दूसरा स्टेप था, है ना? फर्स्ट स्टेप क्या था? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको क्या करना? फिक्स करना, उसको यूजफुल बनाने के लिए फिक्स करना, उसको हम बोल रहे थे फर्स्ट स्टेप। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कि प्लांट या एनिमल, प्लांट मेनली प्लांट या बैक्टीरिया उसको यूज कर पाए। ठीक है, चलिए। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि अमोनिया ऑक्सीडाइज टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? या तो नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट में जब ये कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, वो वहां पर काम करते हैं। अमोनिया जो थी हमारी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी नाइट्राइट में। कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास, ये हमें याद रखना है, या नाइट्रोकोकस, नाइट्रिफिकेशन में यूजफुल होता है। या फिर जब ये नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, सो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास या कोकस। कौन सा कोकस? नाइट्रोकोकस। ठीक है, और ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट कर रहा है?
नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को अमोनिया से नाइट्राइट बने या नाइट्रेट बने, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा? अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बनने को हम बोल रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ज्यादातर क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। मतलब जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ तो अपने आप सेल्फ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन की बात आती है, तो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट को। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। सो प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज नाइट्रेट, ट्रांसपोर्टेड इनटू लीव्स, रिड्यूस इट इनटू अमोनिया। ठीक है, वहां पर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, विच फॉर्म द अमीन ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर अमीनो एसिड का पार्ट बन जाता है और डिफरेंट अमीनो एसिड या प्रोटीन में ये जाता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलिए। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पता है, नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। डीनाइट्रिफिकेशन में ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट थे, इनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दोबारा एटमॉस्फेयर में भेजना, उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्रेट इन सॉइल, ये जो नाइट्रेट था सॉइल में, इज रिड्यूस टू फ्री नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस। और ये भी जो प्रोसेस है वो उसमें हेल्प करेंगे बैक्टीरिया, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया यहाँ पर हेल्प करते हैं किस चीज में? नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंचाने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ये किसका जस्ट उल्टा है? ये नाइट्रिफिकेशन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा था अमोनिफिकेशन। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में, इसका रिडक्शन करना टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करेंगे? किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प लेंगे। तो इसमें एंजाइम लगता है नाइट्रोजनेज एंजाइम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, बॉलीविडम का बहुत बड़ा रोल था, है ना। सो एंजाइम नाइट्रोजनेज विच कैटालाइज दिस प्रोसेस इज प्रेजेंट एग्जीक्यूटिवली। एक्सक्लूसिवली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। ये देखिए, ये कोई प्लांट है, यहाँ सॉइल में क्या प्रेजेंट है? सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। फिक्स करने के बाद इस फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं कि अमोनिया की फॉर्म में, और फिर उसको प्लांट ले रहा है, और प्लांट उसके बदले में उसको क्या दे रहा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे रहा है। ठीक है, जो भी उसने खाने का उसको सामान दे रहा है। ठीक है, ओके। सो फ्री लिविंग भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, और कुछ सिम्बायोटिक्स भी होते हैं। फ्री लिविंग में 3 तरीके की वेराइटी है। कुछ एरोबिक है, जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, कुछ एनएरोबिक हैं, और कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक है, उनमें पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो एनाबीना के जो एग्जाम्पल है वो है एज़ोटोबैक्टर एंड बेजरकीनिया। एनएरोबिक के लिए है रोडोस्पाइरलम बैसिलस। साइनोबैक्टीरिया जो है वो, उनके 2 एग्जाम्पल तो आपको क्लासिफिकेशन से ही पता है, एनाबीना एंड नॉन स्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। तो ये कौन से हैं? ये तीनों कैटेगरी किसकी हुई? फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया। जो फ्री लिविंग होते हैं, उसका सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है प्लांट के साथ। ठीक है, सिम्बायोटिक वाले कौन सी होंगे? सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन वो होंगे जो प्लांट की रूट के साथ क्या बनाते हैं? एक रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसमें आएंगे हमारे राइजोबैक्टीरिया, राइजोबियम, राइजोबैक्टीरिया नहीं, राइजोबियम स्पीशीज जो होती है, फॉर्म एसोसिएशन विद द रूट ऑफ लेग्यूम्स। यानी कि जितनी भी दालें हैं, उनकी जो रूट पे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट हैं? जैसे कि अल्फा अल्फा है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, जितनी भी दालें हैं, लेंटिल्स है, गार्डन पी है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। ज्यादातर दालें जो हैं, लेग्यूम जो हैं, उनके जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनके रूट्स में,
है ना। तो कॉमन एसोसिएशन होता है ये, रिजल्ट इन रूट नोड्यूल्स। ये देखिए, ये रही रूट नोड्यूल्स, यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, वो उनको बदले में खाना पीना देते हैं और एनर्जी देते हैं, है ना। और ये एक आउट ग्रोथ की फॉर्म में जो है रूट में दिखाई देते हैं, क्या, रूट नोड्यूल्स। ठीक है। अब लॉग जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होगा? कुछ तो फ्री लिविंग थे, कुछ ने एसोसिएशन कर लिया। लेग्यूमिनस के अलावा जो है वहां पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जिसका की नाम है फ्रैंकिया, जिसका की नाम है फ्रैंकिया। इट्स अ माइक्रोब। ये कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है, तो ये कहता है भाई मैं जिनके साथ मेरा एसोसिएशन है उनको भी दे दूंगा, जिनके साथ नहीं है उनको भी दे दूंगा नाइट्रोजन फिक्स करके, डजंट मैटर। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फ्रैंकिया क्या है, ये कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है। इस तरीके से कुछ कुछ क्लूज, कुछ कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ती है ना टॉपिक्स को याद करने के लिए, तो आप इसको बना सकते हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो माइक्रो फ्रैंकिया है, इट फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द विद द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस में तो है ही राइजोबियम, ये नॉन लेग्यूमिनस के साथ जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये दोनों के दोनों फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज अ सिम्बायोट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। दो दे आर फ्री लिविंग इन सॉइल, सॉइल में फ्री लिविंग हैं, लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनस को करेगा और ये नॉन लेग्यूमिनस को करेगा। ये बात हमें याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है ये फ्रैंकिया। ठीक है। अब रूट नोड्यूल्स के बारे में हम जानेंगे। रूट नोड्यूल्स के बारे में हम जानेंगे। नोड्यूल्स अपीयर एज अ नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, नोटिसेबली जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से जस्ट पहले नोड्यूल जो है स्फेरिकल आउटग्रोथ की तरह दिखाई देता है। जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें कटिंग थ्रू अ नोड्यूल रिवील अ रेड और पिंक सेंट्रल पोर्शन, रेड और पिंक सेंट्रल पोर्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। ये उसमें एक पिगमेंट होता है जैसे लैग हीमोग्लोबिन। अगर हम उसकी रूट को काटते हैं किसी लेग्यूम प्लांट की को, तो यहां पर सेंटर में पिंकिश दिखाई देता है। किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि यहां पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे लैग हीम बोला जाता है। ठीक है। नोड्यूल बनता कैसे है अब ये देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में हम आराम से देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ सारी हेडिंग्स ले आती हूँ। इस पिक्चर में देखिए ये रूट नोड्यूल है, रूट हेयर बाहर निकला, यहाँ पर सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कुछ फ्री लिविंग जिससे पीजीपीवी बोला जा रहा है, इसे हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया। अगर यहाँ पे बी की जगह आर होता तो हम बोलते पीजीपीआर। क्या बोलते? पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो ये फ्री लिविंग कौन से हैं? जो राइजोबिया नहीं है मगर बैक्टीरिया हैं, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो प्लांट की रूट है ये कुछ फ्लेवोनॉइड या केमिकल सिग्नल्स देंगे। किस लिए? टू अट्रैक्ट राइजोबिया, अपने पास बुलाने के लिए कुछ सिग्नल्स देंगे, कुछ फ्लेवोनॉइड रिलीज करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो राइजोबिया है वो उसके पास जाएंगे। राइजोबिया उसके पास जाएंगे तो ये अपने जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसमें कर्ल जैसा लाना शुरू करेगा और इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म करना शुरू करेगा। इन्फेक्शन थ्रेड जब फॉर्म हो जाएगा तो जो पीजीपीबी है ये इंड्यूस करते हैं नोड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये यानी कि इसके अंदर जाना शुरू करते हैं। और तीसरे स्टेप पर, चौथे स्टेप पे क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है ये ग्रो करता जाएगा और जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जा जाके इसकी एपिडर्मिस को क्रॉस करके ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और उसके आगे वाला पार्ट है वहां तक जाएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे और वहां पर डिवीजन अपना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो रूट सेल डिवाइड, और लगातार रूट सेल डिवाइड होती जाएगी। जब वो डिवाइड होती जाएगी तो जो क्या है, एक कैलस लाइक स्ट्रक्चर, कैंसरस लाइक स्ट्रक्चर या नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर वो वहां पर बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं राइजोबिया बिकम बैक्टीरियोइड एंड पीजीपीवी ऑल्सो कॉलोनाइज इनसाइड द रूट नोड्यूल। यहाँ पर ये कॉलोनाइज हो जाती है और वो फिक्स करने लगती है नाइट्रोजन को।
ठीक है। तो ये वाले सारे के सारे स्टेप्स होते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन में। क्या हुआ, सबसे पहले जो रूट हेयर्स थे वो निकले, उन्होंने क्या किया, कुछ फ्लेवोनॉइड रिलीज किए, फ्लेवोनॉइड रिलीज करके उन्होंने राइजोबिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद वो कर्ल शेप में आए, बैक्टीरिया अंदर गए, अंदर जाने के बाद जो है वो इतना अंदर गए कि उन्होंने एपिडर्मिस को क्रॉस करके कॉर्टेक्स वाला रीजन और उसके पीछे वाले रीजन में जाके बैठ गए और डिवीजन शुरू कर दिया। और फिर वो जो सेल थी वो इस तरीके से बड़ी नोड्यूल्स लाइक की स्ट्रक्चर वहां पर बन गई। ठीक है, वही यहां लिखा हुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द रूट सराउंडिंग अटैचिंग द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। ठीक है, उससे अटैच हो जाते हैं। रूट हेयर फिर क्या करता है, कर्ल करता है, अलाउइंग बैक्टीरिया टू इन्वेड, कि बैक्टीरिया को कल बनाता है और बैक्टीरिया को अंदर आने देता है। एंड इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। फिर इन्फेक्शन थ्रेड कैरीज बैक्टीरिया इनटू द रूट कॉर्टेक्स, जिसे क्या बोलते हैं, इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन, बैक्टीरिया रिलीजिंग इनटू द सेल, डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, और उसको सेल को नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में वो कन्वर्ट कर देता है क्योंकि वो वहां पर रहता है। ठीक है, वेस्कुलर कनेक्शन एंड कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे। द नोड्यूल एस्टेब्लिश्ड एज वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। जो नोड्यूल है, इट कंटेन्स बायोकेमिकल कंपोनेंट्स लाइक नाइट्रोजनेज एंजाइम एंड लैग ह्यूमनिन। तो नोड्यूल में क्या रहता है, एक तो नाइट्रोजनेज एंजाइम रहता है और लैग हीमोग्लोबिन रहता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है ये जो एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम यहाँ दिख रहा है, और ये है एन ट्रिपल बॉन्ड एंड, यानी कि ये फ्री नाइट्रोजन दिख रही है। इसके साथ सबसे पहले नाइट्रोजन ने, इस एंजाइम ने बाइंड किया और इसके एक जो है बॉन्ड को हटा दिया रिडक्शन के थ्रू, और ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे 1 2 3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, एक बॉन्ड यहाँ हटा दिया तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया। जो एक्स्ट्रा एच था वो बाहर की तरफ लग गया। फिर दोबारा रिडक्शन हुआ, दूसरा भी हटा दिया, ये देखिए सिर्फ एक बॉन्ड है ना, एन और एन के बीच में एक बॉन्ड रह गया, बाकी दो आ गए। इसके बीच बाद इसका ये वाला भी हट गया और एन और एन के सेपरेट हो गए, ये एन अलग हो गया, NH3 हो गया ये, और इतना ये अलग हो गया, ये यहाँ पर NH3 हो गया। तो ये नाइट्रोजन जो थी, नाइट्रोजन गैस जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। किसकी हेल्प से, नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, सो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, इट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। इसने किसको कैटेलाइज किया, इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया जिसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। कैसे, ये पूरा का पूरा स्टेप आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोजनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है तो अगर वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट रही तो ये अपना काम पूरी तरीके से कर नहीं पाएगा, यानी कि ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इसको कौन सा एनवायरमेंट फेवरेबल रहेगा, इसको एनारोबिक एनवायरमेंट फेवरेबल रहेगा। तो उस केस में जैसा कि आपको बताया कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, एक तो नाइट्रोजनेज चाहिए होता है और एक लैग हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। तो जो नोड्यूल्स हैं उसमें जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। जब वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, अपने पास ले लेता है, तो वो जो पूरा एनवायरमेंट होता है वो ऑक्सीजन फ्री हो गया, एनारोबिक कंडीशंस आ गई। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम बहुत एफिशिएंटली काम करता है और फ्री नाइट्रोजन को बहुत आसानी से अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए ये दोनों चीजें, एक तो नाइट्रोजनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस वहां होनी चाहिए उसकी एक्टिविटी के लिए। किसकी एक्टिविटी के लिए, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। माइक्रोबियल अडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। फ्री लिविंग राइजोबियम क्या है, दीज आर एरोबिक बट बिकम एनएरोबिक ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज। जैसा कि हमने जाना अभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर हाई एनर्जी इनपुट, मींस नाइट्रोजन जब फिक्स करनी होती है तो उसे 8 ATP की जरूरत होती है पर NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो 8 ATP है ये देता कौन है, ये होस्ट सेल देता है, प्लांट देता है। कहता है कि भाई तू मुझे नाइट्रोजन तो दे दे, मैं तेरे को एनर्जी भी दे रहा हूं, मैं तुझे खाना पीना भी दे रहा हूं, बस मेरा इतना काम कर दे, जो फ्री नाइट्रोजन है उसको मैं अपनी फॉर्म में नहीं ले पा रहा, उसे जरा अमोनिया में कन्वर्ट कर दो ताकि मैं उसको ले पाऊं। नाइट्रोजन को प्लीज फिक्स कर दो। क्या कहता है वो उससे, प्लीज नाइट्रोजन को फिक्स कर दो।
ठीक है। तो माइक्रोबियल अडेप्टेशन इसी को कहा जा रहा है कि फ्री लिविंग राइजोबियम जो है वो एरोबिक होते हैं, बट कैसे हो जाते हैं, एनएरोबिक हो जाते हैं ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज एंजाइम, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम किस कंडीशन में काम करेगा, एनएरोबिक कंडीशन में काम करेगा, इस कंडीशन में काम करेगा। तो क्या करता है, वहां पर प्रेजेंट लैग हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की, मतलब ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया, एनवायरमेंट पूरा बना दिया एनएरोबिक, अब वो आराम से नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहा होता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो होस्ट सेल उसको देता है। अब फेट ऑफ अमोनिया इन प्लांट, वो जो अमोनिया में बन गया, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, वो उसका प्लांट क्या करेगा, उसका प्लांट क्या करेगा, उस अमोनिया को अमोनियम आयन में वो कन्वर्ट करता है, और जो अमोनियम आयन है, एज सच अमोनिया जो अगर रहेगा ज्यादा देर सेल में तो वो कैसा है, टॉक्सिक है, तो इसलिए इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते हैं, तो उसको वो अमीनो एसिड में इमीडिएटली कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुई, और वो इमीडिएटली फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू, रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू। तो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, अमोनिया रिएक्ट करेगी, ये रिएक्ट करेगी अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH एज अ एनर्जी फैक्टर, ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करेगा, और ये अमोनिया एनर्जी करेंसी एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो है काफी एनर्जी भी लगती है, लेकिन ग्लूटामेट में मतलब अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर रिलीज होता है, इमीडिएटली जो अमोनिया था वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर ये फ्री रहेगा तो ये टॉक्सिसिटी दे देगा, तो इसको इमीडिएटली क्या करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ट्रांसएमिनेशन करते हैं। मतलब ट्रांसएमिनेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, जैसे कि ये एक अमीनो डोनर है, यहां पर NH3 लगा हुआ है, यहां पर कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन वाला ये जो ग्रुप है ये यहां आ जाएगा, और ये जो अमीनो ग्रुप है वो दूसरे पर चला जाएगा, यानी कि दो ग्रुप्स का ट्रांसफर होना, यानी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड इज द प्राइमरी अमीनो एसिड फॉर NH2 ट्रांसफर फॉर्मिंग अदर अमीनो एसिड, एंड दिस प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज ट्रांसएमिनेज। ट्रांस जहां पर नाम आ गया वहां ट्रांसफर हो रहा है, किसका, ग्रुप का, ठीक है। तो ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो डोनर और अमीनो एक्सेप्टर ग्रुप आपस में ग्रुप्स एक्सचेंज करते हैं, तो दूसरा अमीनो ग्रुप बन जाता है, यानी कि दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, एस्पेराजीन एंड ग्लूटामेट जो है वो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कैसे, बाय एडिंग अनदर अमीनो ग्रुप। हाइड्रोक्सिक पार्ट जो एसिड का होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय NH2 रेडिकल्स, तो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं ये, और ये ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामिक एसिड में, कैसे, बाय एडिंग अनदर अमीनो ग्रुप। इसका जो हाइड्रोक्सिक ग्रुप है, OH वाला जो पार्ट होता है, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, NH2 से। सो अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड्स, जो अमाइड होते हैं उसमें ज्यादा नाइट्रोजन होता है, नॉर्मली में एक था, इसमें दो है, ज्यादा होता है, और ये ही फिर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसिकल के थ्रू। एक्सपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानेंगे। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन, वो नाइट्रोजन उसमें ज्यादा होता है, कहते हैं सोयाबीन खाना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो यूरिड्स की फॉर्म में फिक्स होती है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन का कंटेंट हाई होता है, नाइट्रोजन कंटेंट मतलब नाइट्रोजन कार्बन रेशियो जो है इसका हाई होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है ये। अब इसमें कितना ज्यादा होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नॉर्मल जो हमारा रहता है, नॉर्मल जो हमारा रहता है, जैसे कि अगर हम बताएं कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये कार्बन, ये रहा कार्बन, और ये COOH, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन कितनी है, 1।
अगर ये कन्वर्ट होता है दूसरे में, यानी कि ये जो OH है, मैंने बताया ना OH से शिफ्ट हो जाता है, OH अगर हम हटाएंगे तो ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ था, अगर इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने NH2 से ट्रांसफर कर दिया तो हम देखेंगे कि अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, कार्बन तो उतने ही रहे 4, लेकिन नाइट्रोजन एक ये रहा और एक ये रहा 2, एक ही रहा नाइट्रोजन, एक ही रहा। इसमें नाइट्रोजन 4 कार्बन के साथ कितने थे, 1 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन कार्बन। यहां पर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ गया ना। वही यहाँ पर कह रहा है कि यूरेट्स हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो एंड आर ट्रांसपोर्टेड विद द ट्रांसफरेशनल स्ट्रीम। ठीक है, सो ये था मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको ज्यादातर चीजें समझ आ गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस। खूब पढ़िए, खुश रहिए। नमस्कार।